जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज है 11 अप्रैल 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर पूरी वो न्यूज हम लोग कवर अप करते हैं जो एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और ये है गाइज हमारे ज्ञान सर, और ज्ञान सर का गाइज स्पेशल पेड बैच आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी होती है गाइज। तुरंत दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करो, बैचेस की इंफॉर्मेशन लो और एग्जाम को क्लियर करो। यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो तुरंत फोन कर लो। इवन हरियाणा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ से भी तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी हमारे पास आपके लिए बैचेस अवेलेबल हैं। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को जो है वो स्टार्ट करेंगे। मेरा नाम है कमलाक्ष झा, मैं हूं आपका एजुकेटर। सो वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टुडेज करंट अफेयर्स। तो गाइज अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठिए, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी मैं बताते जाऊंगा टॉपिक वाइज, वो आपको नोट डाउन करनी है। उससे पहले मैं आप लोग के एक बार कमेंट जो है वो देख लेता हूं। आयुषी सिंह का बिल्कुल बहुत बढ़िया आंसर्स आए हैं। आयुष गुप्ता ने भी आंसर्स देना शुरू किए हैं। ईशा ठाकुर के भी आंसर्स आ गए हैं। वेरी गुड गाइज। मैं जैसा बताते जा रहा हूँ, क्वेश्चंस पूछते जा रहा हूँ, आप लोग आंसर्स देते जाइए बिल्कुल। उससे आपका कॉन्फिडेंस भी जो है वो बढ़ेगा और साथ ही साथ आपका इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है गाइज। प्रीति मिश्रा के भी आंसर्स आ रहे हैं। सर आप थोड़ा कम टाइम का वीडियो करा करिए, बहुत टाइम लगता है प्लीज। श्रेया तिवारी, कम टाइम का तो हो नहीं पाएगा, सॉरी। क्योंकि जितना टाइम लगता है, क्योंकि मैं घड़ी देखकर मैं नहीं पढ़ाता यार, और ना आपको घड़ी देखकर जो है पढ़ना चाहिए। और वैसे आपके पास ये नोट्स और पीडीएफ्स अवेलेबल रहती हैं, अगर आपको खुद से पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि मेरा फोकस होता है प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के ऊपर। और भी जैसे कि आपका मेंस एग्जाम भी क्लियर हो, इंटरव्यू भी क्लियर हो, मैं ओवरऑल अप्रोच पर फोकस करता हूँ। बाकी आप आंसर्स देते जा रहे हैं, श्रेया आप वैसे ही आंसर्स देते जाइए। वेरी गुड प्रीति, बहुत बढ़िया। एक स्टूडेंट है, इति इतिहक डॉट अंसारी की आईडी से है, उनने हेलो लिखा है। हेलो, आंसर्स दीजिए यार। गोल्डी एलेक्स का है, माई हिस्ट्री इज नॉट गुड, नॉट दैट गुड, प्लीज टेल मी हाउ टू मेक अ कमांड ऑन हिस्ट्री। पढ़ने से गोल्डी, पढ़ने से आप जो है वो पढ़िए, आपको कमांड जो है वो डेवलप होगी। मल्टीपल टाइम्स पढ़िए, स्टोरी की तरह जो है वो पढ़िए। जो करंट का कॉन्टेक्स्ट है उसके हिसाब से पढ़िए। जैसे मैं हिस्ट्री आपको कई बार पढ़ाता हूँ तो उस हिसाब से जो है वो पढ़िए। बहुत बढ़िया, आपने भी आंसर्स लिखे गोल्डी, वेरी गुड यार, वेरी गुड, फैंटास्टिक। शगुन सिंह के भी आंसर आए हैं। शरफ हैदर के भी आंसर्स हैं, वेरी गुड। श्वेता यादव, बहुत बढ़िया। ऋषभ पांडे, बहुत बढ़िया। प्रिया अभ्युदय, आंसर्स लिखना जो है वो शुरू करो, चलो बढ़िया। तो चलो अब बिना समय वेस्ट किए हम लोग जो है वो टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। जय श्री महाकाल, स्टार्ट करेंगे सेशन को। तो देखिए गाइस, पहला जो हमारा टॉपिक है, बुद्धिज्म के डिक्लाइन से रिलेटेड टॉपिक है गाइस। ये वाला जो टॉपिक है ना, ये डायरेक्टली आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों में जो है वो पूछा जा सकता है। तो आपको पता है कि बुद्धिज्म का ओरिजिन कहां पर हुआ है? नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बता सकते हो कि बुद्धिज्म कहां से ओरिजिनेट हुई है। अगर स्पेसिफिक जगह भी बता दोगे तो भी मजा आ जाएगा। एक हिंट देता हूं मैं आपको। सिद्धार्थ का नाम जब से गौतम बुद्ध पड़ा, वो लोकेशन कौन सी थी? तो वो बेसिकली कहा जाता है मेनली कि वहां से बुद्धिज्म का जो है वो ओरिजिन हो जाता है, क्योंकि वहां से ज्ञान की प्राप्ति हुई है सिद्धार्थ को। और इसको एनलाइटनमेंट हम लोग कहते हैं। पर पता है आपको कि जहां जिस जगह से बुद्धिज्म का ओरिजिन हुआ, यानी कि इंडिया, लिख दिया होगा अभी तक आपने इसका आंसर, वहीं इंडिया से ये धर्म लगभग गायब हो गया है। और आज जब थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने तिपिता गिफ्ट किया हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को, तो एक बार फिर से सवाल उठा, क्यों बुद्धिज्म अपनी जन्मभूमि में ही टिक नहीं पाया? तो आज के इस पर्टिकुलर टॉपिक में बुद्धिज्म का ओरिजिन, उसका इवोल्यूशन कि कैसे वो इवॉल्व हुआ, और उसका कंट्रीब्यूशन, और सबसे इंपॉर्टेंट क्यों हुआ इसका डिक्लाइन, ये सब हम कवर करेंगे, जो कि आपके जीएस पेपर 1 के लिए बहुत ज्यादा काम का गाइस, बहुत ज्यादा। तो जो भी चीज बताते जाऊंगा ध्यान से सुनना, और जो चीज बोलूंगा नोट डाउन करने की, वो चीज आपको नोट डाउन करनी है। तो न्यूज में ये हम लोग को देखने को मिली कि एक इंटरनेशनल समिट रिसेंटली हुई। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो उनको टिपिता का गिफ्ट जो है वो किया गया गवर्नमेंट ऑफ थाईलैंड के द्वारा। राइट, ये चीज मेंशन जो है वो आप कर सकते हो। और यही चीज पब्लिक क्यूरियोसिटी जो है वो बढ़ गई। अब ये जो लिखा हुआ है टिपिटक, ये टिपिटाका, इसका मतलब जो होता है थ्री बास्केट्स होता है। ये चीज लिखिएगा, तीन टोकरी। ये बेसिकली अर्लीस्ट कलेक्शन है थेरावाड़ बुद्धिज्म स्क्रिप्चर्स का। जो थेरावाद बुद्धिज्म जो है, उसके जो धर्म ग्रंथ जो है, उनका सबसे पुराना
ये बेसिकली कलेक्शन है। इसके अंदर आपको बहुत सारे पुराने जो है वो नियम देखने को मिलेंगे। मोनास्टिक के जो मठ में जो लोग रहते हैं ना, उनके नियम, भगवान बुद्ध के जो है वो प्रवचन है इसके अंदर, बुद्ध के डिस्कोर्सेज हैं, और फिलोसफिकल कमेंट्रीज हैं, दार्शनिक टिप्पणियां हैं। तो ये पूरी चीज आप लिखो, ये टिपिटाका का मतलब क्या है, समझ रहे हो आप? तो इंडिया इंडिया के अंदर इसका ओरिजिन हुआ और इंडिया से ही इसका डिक्लाइन हो गया। तो इस सवाल को पब्लिक ने फिर से उठा दिया है। तो इसी को लेकर आज के दिन हम ये आर्टिकल जो है वो कवर करने वाले हैं, और जिसमें आपको काफी मजा आएगा। काफी सारी चीजें ऑलरेडी जो आपको क्लियर होंगी बुद्धिज्म से रिलेटेड, वो क्योंकि देखो बुद्धिज्म और जैनिज्म ये ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो सिविल सर्विसेज अक्सर पूछती है। तो देखो यार, बुद्धिज्म की शुरुआत होती है सिद्धार्थ गौतम जी से। ये लिखने की जरूरत नहीं, आप जीएस पेपर वन में लिख लोगे, अब जो स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ था, आप सभी लोग जानते हैं। बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसका आंसर होपफुली आपने लिख दिया होगा, राइट। और उसके बाद से सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहलाने लगे। उनका पूरा मैसेज फोर नोबल ट्रुथ और एट फोल्ड पाथ पे रिवॉल्व होता है, यानी कि पूरा इनके जितनी भी ज्ञान की बातें हैं वो दो चीजों पर टिकी हैं, फोर नोबल ट्रुथ और एट फोल्ड पाथ। आज का आपका एक टास्क है, आपको जो है वो फोर नोबल ट्रुथ और एट फोल्ड पाथ को जो है वो पढ़ना है, डिटेल में रिवाइज करना है। ये टास्क है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस अलग से लिख लो कि आज आपको ये पढ़ना है। अच्छा, क्या आप बता सकते हो कि फोर नोबल ट्रुथ्स क्या है? पढ़ने के बाद जरूर बताना, या फिर अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख दो। गाइस सुनो, बुद्धिज्म की वैदिक ऑर्थोडॉक्सी को चैलेंज किया, या बुद्धिज्म ने वैदिक ऑर्थोडॉक्सी को चैलेंज किया। मतलब बुद्ध धर्म जब आया तो उस समय इंडिया के अंदर वर्ण सिस्टम चल रहा था बहुत जोरों शोरों से। काफी सारी कम्युनिटीज ऐसी थी जिनको रिचुअल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व नहीं किया जाता था, है ना। धार्मिक जितनी भी प्रैक्टिसेस चलती थी उसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाता था। कास्ट सिस्टम था, है ना। तो हुआ ये कि जब भगवान बुद्ध ने अपने मैसेजेस देना शुरू किए तो उन्होंने सभी कम्युनिटी को जो है वो, चाहे वो हिंदुइज्म हो, मतलब ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वैश्य हो, मतलब सभी जितनी भी कम्युनिटीज जो बटी हुई थी उनको एक साथ कर दिया। मतलब इन्होंने प्रमोट किया इक्वलिटी को और पर्सनल एनलाइटनमेंट को, कि एक व्यक्ति जो है वो खुद से स्वयं से जो है वो ज्ञान की प्राप्ति कर सके। इस चीज को उन्होंने प्रमोट किया। मगध के शासक बिंबिसार और अजात शत्रु ने बुद्धिज्म को सपोर्ट किया। अशोक द ग्रेट ने थर्ड सेंचुरी बीसीई में अपने एडिक्ट्स और मिशंस के जरिए धर्म को पूरा, मतलब मान के चलो कि संसार में फैलाने पर फोकस किया। धम्म धम्म नीति जो होती है ना उसको, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी थी ये अशोक की धम्म नीति। जब आप पढ़ोगे इसके बारे में तो आपको पता लगेगा कि ये एक डिटरेंस पॉलिसी भी थी, इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आती है। इसलिए हमेशा बोलता हूं जीएस पर कमांड रखना जरूरी है, और उसके लिए ये नंबर पर कांटेक्ट करो, जो नंबर नीचे स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, और बोलो कि हमें भाई जीएस के बैचेस को ज्वाइन करना है, हम इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारी पूरी तैयारी करवाइए, तो आपकी पूरी तैयारी करवाई जाएगी। अब सुनो आगे की कहानी, बुद्धिज्म इवॉल्व जो है वो कैसे होता है ना। तो टाइम के साथ बुद्धिज्म बढ़ता गया। अब आपको बताएं, थेरावाड़, महायान और वज्रयान, ये तीन चीज आपको जो है वो पता होनी चाहिए, राइट। थेरावाड़, महायान, और एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वज्रयान। ये तीन चीजें लिखने की जरूरत नहीं, ये सब आपका कवर होगा जीएस वन में। सिर्फ सुनो, थेरावाड़ के अंदर ओरिजिनल टीचिंग्स पर बेस्ड है ये। पर्सनल साल्वेशन, पर्सनल मोक्ष पर फोकस करता है कि हर एक व्यक्ति जो है वो मोक्ष प्राप्त कर सकता है कुछ प्रैक्टिस करके। महायान, सबको जो है वो मोक्ष मिले, सबके साथ करुणा जो है वो रखो, कंपैशन रखो। बोधि सत्वा आइडल्स है, यानी कि जिन लोगों ने प्रैक्टिसेस करके ज्ञान की प्राप्ति जो है वो कर ली, वो बोधि सत्वास कहला गए। और फिर अब वो दूसरों को हेल्प करेंगे कि वो जो है वो ज्ञान की प्राप्ति करें। फिर आता है वज्रयान, ये तंत्र और रिचुअल्स के साथ था। बंगाल बिहार में ये डेवलप हुआ वज्रयान। नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटीज बने इंटेलेक्चुअल पावर हाउस। अजंता केव, सांची स्तूप, गंधारा आर्ट, इन्होंने बुद्धिज्म के आर्टिस्टिक लेगेसी को इमॉर्टल बना दिया। समझ रहे हो आप? गंधारा आर्ट, अजंता केव्स, आज भी आकर देखो, अमर कर दिया बुद्धिज्म को इन आर्ट्स ने।
फिर इसके हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं सोशल और कल्चरल कंट्रीब्यूशन क्या रहे। तो बुद्धिज्म ने इंडिया को क्या दिया है, ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप किस प्रकार से इसका आंसर लिखोगे। कास्ट फ्री संघ सिस्टम, ऐसा सिस्टम जो सबके लिए इक्वल हो। पाली और प्राकृत लिटरेचर, जैसे जातक टेल्स, जातक कथाएं दी हैं बुद्धिज्म ने इंडिया को। अहिंसा की फिलॉसफी, जिसने अशोक के बाद गांधी जी के मूवमेंट तक इंपैक्ट डाला। और एशिया के साथ कल्चरल बॉन्ड, जैसे श्रीलंका, चाइना, थाईलैंड, ऐसी अनेक कंट्रीज साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, एशिया के अंदर, जिनके साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस बुद्धिज्म के बेसिस पर क्रिएट हुए और हो रहे हैं। बट सवाल ये उठता है कि आखिर बुद्धिज्म इंडिया से गया क्यों। तो बुद्धिज्म गाइस सफरिंग और डिटैचमेंट की बात करता है। समझ रहे हो आप, डिटैचमेंट, कि आप इस मोह माया से अलग हो और इंसान मोह माया में बंधा रहता है। इवन मैं भी आपको ये कहूंगा गाइस कि मोह माया जरूरी होता है। अब देखो सबके पर्सपेक्टिव अलग होते हैं, इस मैटर पर मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है कि मोह माया होनी चाहिए, तभी वो शक्ति देती है आगे बढ़ने की। जैसे आज की डेट में आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, डिनाई मत करना है ना जनता की, ये मत बोलना बिल्कुल, और ना इंटरव्यू में बोलना कि जनता की सेवा और ये वो ऑब्वियसली करनी है। बट जनता की सेवा करने के लिए डजेंट मीन कि यू हैव टू ज्वाइन सिविल सर्विसेज, है ना। वहां से काउंटर क्वेश्चन आ जाएगा इंटरव्यू बैठे हुए लोगों का, ऐसा रोस्ट किया जाएगा ना। मैं जब इंटरव्यू पैनल लेता हूँ कई बार रहता हूँ, तो मैं भयानक रोस्ट करता हूँ खतरनाक तरीके से। मैंने कहा, आओ बेटा खेलो, है कि अच्छा, मतलब जो आपका जो सोच के जाते हो ना वैसा होता नहीं है इंटरव्यू में, इसी प्रकार से ट्रेनिंग होती है। तो तो आप सोच के गए हो यार, बोलेंगे जनता की सेवा करनी, वहीं भगा दिया जाएगा उठ के कि निकलो यहाँ से, जनता की सेवा करने आए हो। जनता की सेवा करने के लिए जरूरी नहीं यू हैव टू ज्वाइन सिविल सर्विसेज, यू नो वेरी वेल। आपको सिविल सर्विसेज क्यों ज्वाइन करना है, बिकॉज वहां पर आपको पावर मिलेगी, वहां पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको वहां पर जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, आपकी फैमिली जो है वो सिक्योर्ड जो है वो रहेगी, पूरी सोसाइटी में आपको दर्जा मिलेगा। और पावर आती है तो पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, तो आप एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से अपनी जिंदगी जो है वो जियोगे, रिस्पेक्टफुल वे में। यस। तो ये क्या, ये एक प्रकार का मोह ही तो है, और क्या है। रिस्पेक्ट का मोह, पावर का मोह, है ना। कुछ लोग बड़ी बड़ी कंपनीज को ज्वाइन करते हैं, उनको पैसे का मोह है, जैसे मैं हूं, मुझे पैसे का बहुत मोह है। तो कहानी वो है कि आप डिजायर रखो, क्योंकि बुद्धिज्म क्या कहता है कि डिजायर छोड़ दो, इच्छाओं को छोड़ दो, इच्छा ही दुख का कारण है। बोलता है कि नहीं बोलता, कम ऑन से यस और नो। दुख पूरे संसार में है और दुख का एक ही कारण है, डिजायर, इच्छा। और दुख को खत्म करना है तो इच्छा को खत्म कर दो। बेटा तुम्हारी इच्छा को खत्म मत करो, मैं ये कहता हूं। इच्छा जो है वो खत्म हो गई तो फिर आगे डेवलपमेंट ग्रोथ जो है वो नहीं कर पाओ। गोल सेट करो, सेट करो गोल, कि मुझे जो है वो अभी 1 साल के अंदर जो है वो फॉर्च्यूनर खरीदनी है। काम करो उसके लिए। मुझे 1 साल के अंदर सिविल सर्विसेज एग्जाम क्वालिफाई करना है, मुझे 1 साल के अंदर यूपीएससी क्वालिफाई करके लवासना पहुंचना है। करो ना गोल सेट, यही तो डिजायर है। और डिजायर की पूर्ति नहीं होती तो इंसान दुखी होता है। अब उस डिजायर की पूर्ति करने के लिए मेहनत नहीं करोगे तो दुखी तो होगे ना यार। मेहनत करोगे तो कहीं ना कहीं जरूर पहुंच जाओगे, ये बात सच है। अब बुद्धिज्म ये डिटैचमेंट की बात कर रहा था, और हिंदुइज्म ऑन द अदर हैंड वो सेलिब्रेट करता है भक्ति को, आनंद को, कि चलो आओ यार कीर्तन करेंगे, आओ सब गैदरिंग करो, इवेंट करते हैं, चलो आओ। तो हिंदुइज्म ने भक्ति मूवमेंट के थ्रू उनके जितने फॉलोअर्स उनसे कटे थे उनको वापस ले लिया। और बुद्धिज्म थोड़ा कट्टर था इन मामलों में ओवर द टाइम। बुद्ध को विष्णु का अवतार कहकर हिंदुइज्म ने एब्जॉर्ब भी कर लिया। एक टाइम आया जब हिंदुइज्म बोलता है कि नहीं, भगवान बुद्ध तो हमारे विष्णु जी हैं भाई। तो इसलिए बुद्धिज्म जो है वो इंडिया से चला गया। आपके अकॉर्डिंग क्या ये एब्जॉर्प्शन बुद्धिज्म के लिए पॉजिटिव था या नेगेटिव। ऑब्वियसली नेगेटिव आंसर आपके पास है ही, क्योंकि बुद्धिज्म इंडिया से निकल गया। क्लियरली जो चीज मैंने आपको बताई वो पूरी चीज यहां पर जो है वो दी हुई है। भक्ति में इमोशनल बॉन्डिंग थी, कृष्ण भक्ति, राम भक्ति। बुद्धिज्म में मेडिटेशन और रूल्स थे, म्यूजिक डांस नहीं। और कॉमन मैन को डांस पसंद पसंद है, नाच गाना पसंद है। संत हर कोई नहीं बन सकता, साधु हर कोई नहीं बन सकता, उसके लिए बहुत परिश्रम चाहिए होता है, बहुत फोकस चाहिए होता है। हिंदुइज्म के अंदर भी
साधु संत हम लोग को देखने को मिलते हैं, वो देखिए उनकी प्रैक्टिसेस, साधना में लीन रहते हैं। असली की बात करो, नकली वाले लोग तो बहुत हैं आजकल, तो वो सबसे दूर रहते हैं। और बुद्धिज्म ये सभी को करने की शिक्षा दे रहा था। फिर साधु बनने के लिए लोग फैमिली, इकोनॉमिक ड्यूटी सब छोड़ देते हैं। लोग बोलते हैं कुछ नहीं, हमें ना काम करना है ना कुछ करना है, सिर्फ आंख बंद करेंगे और इस संसार से अलग होकर ऊपर वाले से कनेक्ट करेंगे। तो ऐसे जीवन थोड़ा ना चल पाएगा। हिंदुइज्म का गृहस्थ आश्रम मॉडल लोगों को ज्यादा प्रैक्टिकल लगा। कोई भी बता सकता है कि आश्रम मॉडल जो था वो क्या था हिंदुइज्म के अंदर? चार आश्रम थे, बताओ जरा उसके पूरे नाम चारों के। स्टार्टिंग में कर देता हूं, ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट आप बताओ, कमेंट बॉक्स पे लिखकर। सो ओवर द टाइम मोनेस्ट्रीज जो है वो आइसोलेट हो गई और डोनेशंस पर डिपेंड हो गई, कि जो डोनेट करेगा उससे उनकी इनकम जो है वो होगी, बाकी और कुछ हो ही नहीं रही थी। राइट, तो दीज आर द इश्यूज, है ना। तो ये बेसिकली पॉसिबल हो नहीं पा रहा था। फिर गुप्त रूलर्स ने हिंदुइज्म को पेट्रोनेज दिया, है ना। हम लोग को देखने को मिला वैष्णविज्म, शैविज्म, बुद्धिज्म के ऊपर जो है वो इनको रख दिया रूलर्स ने, राजाओं ने। इस्लामिक इन्वेजन हुआ, नालंदा, विक्रमशिला जैसे बुद्धिस्ट सेंटर्स को डिस्ट्रॉय किया गया। आदि शंकर जैसे फिलोसोफर्स ने लॉजिकल क्रिटिसिज्म से बुद्धिज्म को चैलेंज कर दिया। तो ये सब पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, और ये सब पॉइंट्स सिर्फ मैं बता रहा हूं अभी आपको सुनने के लिए। ये सब पॉइंट्स बकायदा आपको जीएस पेपर 1 के अंदर एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में लिखवाए जाते हैं। राइट, तो उसको आपको अलग से अभी लेक्चर के दौरान लिखने की जरूरत नहीं है, ये सुनने वाले पॉइंट्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक रिवीजन करा देता हूं। बुद्ध मतलब एनलाइटनमेंट, और फोर नोबल ट्रुथ, और एट फोल्ड पाथ्स। अशोक ने एशिया में बुद्धिज्म को स्प्रेड किया, इन्फ्लुएंस किया। बुद्धिज्म के अंदर तीन हम लोग को मेन ब्रांचेस देखने को मिलती है। इसका आंसर आप बताएंगे कमेंट बॉक्स पे लिखकर। अभी के अभी अभी बताया ना मैंने आपको। एक एग्जांपल देता हूँ, थेरावाड़। आगे का आप बताओ, दो और ब्रांच। फिर डिक्लाइन कैसे हुआ, मैंने उसका आपको रीजन बता दिया। इंपॉर्टेंट साइट बोध गया, नालंदा, अजंता, सांची, है ना। तो ये चीज है। तो गाइज ये एक डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग थी बुद्धिज्म के डिक्लाइन की, जो सिर्फ एक धार्मिक या हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है, बल्कि इंडिया की सिविलाइजेशन जर्नी का एक मेजर टर्निंग पॉइंट था। तो होपफुली ये टॉपिक समझ में आया होगा आपको, क्लियर हुआ, क्लैरिटी हुई कि क्यों डिक्लाइन हुआ। लाइक का बटन हिट कर दो अगर अभी तक नहीं किया है तो। अब नेक्स्ट टॉपिक, तो हम डिस्कस करेंगे जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी के फ्यूचर को रीडिफाइन कर सकता है जुडिशियल एसेट डिस्क्लोजर। लिख लो, जुडिशियल एसेट डिस्क्लोजर टॉपिक का नाम। न्यायिक परिसंपत्ति प्रकटीकरण, नाम से ही समझ में आ रहा है भाई। जजेस जो है उनके पास कितनी संपत्ति है भाई, ट्रांसपेरेंट रखो, बता दो पब्लिक के बीच में, हमारे पास ये बंगलो है, ये फलाना कार है, ये एसेट्स हैं, बताओ। ये बस है और कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर, सिर्फ सुनो इस टॉपिक को, सिर्फ लिख लो। जुडिशियल एसेट डिस्क्लोजर। एक हाईकोर्ट जज के घर में लगी आग ने सिर्फ करेंसी नोट्स को नहीं बल्कि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के मुद्दे को भी स्पॉटलाइट में ले आया। ये बात जानती हो आप, पहले से हम लोग कवर अप करते आ रहे हैं। क्या नाम है भैया उन जज का? लिख दो फटाक से अभी के अभी बात करते करते। तो वर्मा साहब के यहाँ आग लगी और उसने एक प्रकार से पूरे जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी की बैंड बजा दी। सभी लोग जो है वो जुडिशरी की तरफ ऐसे देखने लगे कि अरे ये तो करप्टेड है ना। होता यही जैसे पुलिस का सिस्टम, पुलिस में हर कोई करप्टेड होता नहीं। आप आईपीएस बनेंगे तो आप डीएसपी बनेंगे, आप तो आप हो नहीं सकता कि आप करप्टेड हो, है ना। बट आपके सिस्टम में काफी सारे लोग होंगे, इसलिए जनता फिर पुलिस को ही डायरेक्ट बोलती है कि अरे पुलिस तो करप्टेड है। पुलिस की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी है, बोलते नहीं कि बोलते, सुना होगा आपने। ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि ये बात कॉमन मैन बोलता है, मैं नहीं बोलता। मुझे तो पुलिस की दोस्ती अच्छी लगती है। दुश्मनी ऑब्वियसली बेकार है, करनी नहीं चाहिए भाई, क्योंकि बहुत पावर होती है उनके पास। आप लोग जब बनोगे तो इतनी पावर आपके पास होगी कि आप किसी को भी उठाकर थाने में बंद कर सकते हो यार, कोई भी चार्ज लग सकता है। आप बोलोगे अरे सर ये तो गलत है ना, फिर तो रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट है। बेटा प्रैक्टिकलिटी में बहुत कुछ छोटी छोटी चीजों में चीजें बढ़ जाती हैं। एनीवेज, बट हाँ, आप एक रिस्पॉन्सिबल जॉब में जाने वाले हो तो मुझे पता है कि आप रूल ऑफ लॉ को बिल्कुल फॉलो करोगे, इसलिए तो आपको पॉलिटी पढ़ाई जाती है। यही तो गेम, आप पढ़ते हो तो सिर्फ आप सोचते हो कि अरे ये तो पढ़ना है, हमें पढ़ना नहीं है ये बेटा, प्रैक्टिकलिटी में आपको चीजों को मैनेज करना है। तो जुडिशियल एसेट डिस्क्लोजर, सिर्फ सुनो, समझते हैं इस पूरे टॉपिक को।
रिसेंटली दिल्ली फायर इंसिडेंट ने पूरे देश का ध्यान जो है वो खींच लिया, आप जानते ही हैं। एक सिटिंग हाई कोर्ट जज के घर से जले हुए नोट्स मिले थे। इस इंसिडेंट के बाद लोगों ने सवाल उठाया, क्या जुडिशरी में ट्रांसपेरेंसी की कमी है? और जैसे ही पब्लिक प्रेशर बढ़ा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत रिएक्ट किया। 33 के 33 सिटिंग जजेस ने अपने एसेट्स डिक्लेयर करने का डिसीजन ले दिया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बोला कि भाई हमारे पास जितनी संपत्ति है भैया देख लो, सभी लोग हमें चक्कर में नहीं पड़ना, हमारे ऊपर धूल मत उछालो। समझ में आई? तो ये बस न्यूज थी, ये देखो लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसपेरेंसी लेकर आया। सिर्फ सुनो इस टॉपिक को। तो आओ चीजों को थोड़ा बैकग्राउंड को जो है वो समझाता हूं। इंडिया में टोटल 769 हाई कोर्ट जजेस है, लिखने की जरूरत नहीं। सिर्फ 95 ने अपने एसेट्स पब्लिक किए हैं, यानी कि सिर्फ 12.35% जजेस ने ट्रांसपेरेंसी दिखाई है। टॉप परफॉर्मर में केरल हाई कोर्ट है, 44 में से 41 जजेस हैं जिन्होंने अपने एसेट डिक्लेयर कर दिए। हिमाचल प्रदेश के अंदर 12 में से 11 जज ने अपने एसेट डिक्लेयर कर दिए। छत्तीसगढ़ में 16 में से एक जज ने एसेट दिखाया। मद्रास में 65 में से 5 जज ने। दिल्ली हाई कोर्ट में भी 2018 में 35 में से 29 ने डिक्लेयर किया था। अब सिर्फ 38 में से 7 जजेस ने जो है वो डिक्लेयर किया है। 38 में से 7, लिखने की जरूरत नहीं है सब आंकड़े। तो क्लियरली यही चीज बता रहा है कि हाई कोर्ट के अंदर जजेस अपने एसेट्स डिक्लेयर नहीं कर रहे। अप्रैल 2025 में एक फुल कोर्ट की मीटिंग हुई थी, जहां डिसाइड हुआ कि अब 33 के 33 सुप्रीम कोर्ट के जज अपने एसेट्स पब्लिकली डिस्क्लोज करेंगे। और ये एक मेजर टर्निंग पॉइंट है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के लिए, जो आप लिख सकते हैं कि देखो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कितना बढ़िया एग्जांपल सेट किया। जब पब्लिक का ट्रस्ट आप पे टूट रहा है, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ट्रस्ट वापस गेन कर सको। यही तो सीखना है आपको। आपको पता है कि 2023 में एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आती है, जुडिशियल प्रोसेस एंड देयर रिफॉर्म। इस रिपोर्ट ने कहा एमपी, एमएलए, आईएएस ऑफिसर, इवन मिनिस्टर्स, सबको अपनी संपत्ति डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। तो फिर जजेस के लिए अलग रूल क्यों? कमिटी ने रिकमेंडेशन दिया, एनुअल जुडिशियल एसेट डिक्लेयर होने चाहिए। ये डिक्लेरेशन पब्लिकली एक्सेसिबल हो कि पब्लिक उसको देख सके किस जज के पास या किस अधिकारी के पास कितनी संपत्ति है, और ये रूल कंपलसरी बनाया जाए, नॉट जस्ट वॉलेंट्री। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली थी। अगस्त 2023 में ही ये रिपोर्ट आई थी। तो इस रिपोर्ट का अगर प्रॉपर तरीके से पालन कर लिया होता तो चीजें थोड़ी सी ठीक रहती। सबको बोला गया था, एमपी, एमएलए, सबको। जुडिशरी के अलावा गाइस जितने भी पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, उनके लिए एसेट डिस्क्लोजर एक मैंडेटरी और सिस्टमैटिक प्रोसेस है। सिविल सर्वेंट्स के लिए सर्विस रूल्स है, मिनिस्टर्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट है, जजेस के लिए कोई ऐसा मैंडेटरी कानून नहीं है। और ये इनकंसिस्टेंसी अब रिफॉर्म मांग रही है। बट मेरा सवाल ये है, अगर सिविल सर्वेंट्स के लिए, एमपी, एमएलए के लिए अगर रूल्स हैं या कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं, बट वो शो क्यों नहीं करते हैं? अगर बोल रहे हो आपकी मैंडेटरी है, बट ये मैंडेटरी क्यों नहीं दिखाई दे रहा, ये वॉलंटरी क्यों लग रहा है? तो पहले तो इस चीज को स्ट्रिक्ट करो आप, या फिर एक सिंगल कानून लेकर आ जाओ कि भाई जितने भी लोग ऑलरेडी सर्विस में है अभी एट प्रेजेंट, और जो भी सर्विस में जुड़ेंगे, तो उनको अपनी पूरी संपत्ति अपनी और अपनी फैमिली की डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। और जो भी चीज उनके नाम पर रजिस्टर होती जा रही है इन फ्यूचर, वो भी ऐड होती जाए। है कि नहीं? और आज की डेट में डिजिटल टेक्नोलॉजी से सब कुछ पॉसिबल है। ऑटोमेशन क्यों पॉसिबल नहीं है? सब पॉसिबल है। तो कंक्लूजन यही है भाई, जुडिशियल एसेट डिस्क्लोजर को लेकर 3 स्टेप जरूरी होने चाहिए। एक कॉम्प्रिहेंसिव कानून बनाए जिससे ये प्रोसेस सभी लेवल पर हो। हर साल स्टैंडर्डाइज्ड रूल बेस्ड डिक्लेरेशन हो। पब्लिक ट्रस्ट जुडिशरी में तभी आएगा जब ट्रांसपेरेंसी दिखेगी, ना ही सिर्फ क्लेम हो। है ना? तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिली। ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। तो 2023 की कमेटी आप ध्यान में रख लेना कि एक 2023 में कमेटी बनी थी। अगर लिखना चाहो तो सिर्फ ये वाली कमेटी का जो है वो लिख लो, और बाकी एक चीज जो मैंने आपको और बताई थी, बस वो जो है वो मेंशन कर लेना। ये बताया था ना मैंने आपको, कहा गया कुछ बताया था क्या इसमें? और एक चीज और बताई थी यार, नहीं बताई थी शायद, मेरे ख्याल से, है ना? हाँ, बस एक ध्यान में रखने के लिए बताया था। बाकी ये रिपोर्ट के बारे में लिख लो बस, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं है इसमें खास। ये आंकड़े वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं, कितने जजेस ने। हाँ, वो बताया था मैंने आपको कि सुप्रीम कोर्ट के 33 में से 33 जजेस ने वो कर दिया है, डिक्लेयर जो है वो कर दिया, वो लिख लेना। और ये एक एग्जाम्पल सेट किया है पब्लिक ट्रस्ट जीतने का। ये चीज मेंस में लिखोगे आप। तो डेमोक्रेसी में जुडिशरी बहुत स्ट्रांग पिलर है गाइस, लेकिन जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, ट्रस्ट भी अधूरा रहेगा।
जुडिशियल एसेट डिस्क्लोजर सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है गाइस, ये एक एथिकल नेसेसिटी है, इसलिए आपको जीएस पेपर 4 पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये टॉपिक भी हमने जो है वो पूरी तरह से अच्छे से क्लियर जो है वो कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक इंडिया और श्रीलंका की बात करेंगे, लगातार टॉपिक आता रहता है ये वाला, तो जो चीज बोलूंगा बस वही लिखना। एक ऐसा मुद्दा सामने आया है जो ना सिर्फ भारत के लिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है, बल्कि पूरे साउथ एशिया की जियो पॉलिटिक्स को शेप करने वाला है। इंडिया और श्रीलंका के बीच बढ़ता स्ट्रेटेजिक इंटीग्रेशन। चलो अभी समझ में नहीं आएगा ऊपर से क्या होगा, बट न्यूज समझाऊंगा तो समझ में आएगा। एक नया वर्टिकल लिफ्ट पंबन ब्रिज का उद्घाटन हुआ है रामेश्वरम में। इसे एक ऐसा पॉसिबिलिटी बनाया जा रहा है जो पहले सिर्फ सपना था। इंडिया श्रीलंका रेल कनेक्टिविटी अक्रॉस पाल्क स्ट्रेट, इसकी फोटो देखना ऑनलाइन इंटरनेट पे। एक नया पंबन ब्रिज के बगल में हम लोग को जो है वो देखने को मिला कि रामेश्वरम में उद्घाटन हुआ, जो बेसिकली इंडिया और श्रीलंका के बीच में पाल्क स्ट्रेट के थ्रू रेल कनेक्टिविटी बनाएगा। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ है, लिख लेना। इंडिया और श्रीलंका के बीच में रेल कनेक्टिविटी, कितना शानदार सफर होगा ना। सोच के ही मजा आ रहा है। कोई गया पंबन ब्रिज में? मैं गया था यार, मैं तो एक्चुअली मैंने एंट्री करी थी रात में। भाई इतनी तेज आवाज आती है ना समुद्र के पानी की, डर लगने लगा था कि भाई, क्योंकि कभी आज तक ये एक्सपीरियंस किया नहीं था मैंने। फैमिली के साथ था मैं सोच रहा था यार ये क्या हो रहा है, तूफान वूफान दुनिया आ गया, सुनामी दुनिया आ गई, क्या है ये, हमें नहीं पता था कि हम उस ब्रिज में हैं। तो हमारे ड्राइवर ने बताया कि नीचे समुद्र है पूरा, क्योंकि बहुत अंधेरा दिख ही नहीं रहा था कुछ आसपास। बट सुबह जो नजारा था गुरु, मजा आ गया। तो क्या समझ में आ रहा है आपको कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में पाल्क स्ट्रेट के थ्रू एक रेल कनेक्टिविटी बनाई जाएगी? मजा आ जाएगा यार इसको तो देखकर। जब तक आप सर्विस में जाओगे तो आप घूमने जाना फिर ट्रेन से। तो इसी के साथ भारत और श्रीलंका ने 7 एग्रीमेंट साइन किए, डिफेंस, एनर्जी, डिजिटल कॉपरेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर में। ये सारे डेवलपमेंट्स भारत के एक्ट ईस्ट और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का हिस्सा है, और चाइना के इंडियन ओशियन में इन्फ्लुएंस को काउंटर करने की भी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि चाइना जो है वो हमारी इंडियन ओशियन में मौजूद जो कंट्रीज है उनके साथ अच्छा हाथ मिला रहा है। तो उसको काउंटर करने की एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। तो आओ मैं कुछ चीजें आपको बताता हूँ। पहले लुक ईस्ट पॉलिसी था, अब आप जानते हो कि अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी है। हमारी पॉलिसी शिफ्ट हुई है, इंटरनेशनल पॉलिसी। रोडवेज, रेलवे, स्पोर्ट्स, एविएशन के थ्रू साउथ और साउथ ईस्ट एशिया को जोड़ने का मिशन है ना, कनेक्टिविटी स्ट्रेटेजी। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को बूस्ट जो है वो मिल रहा है भाई, क्योंकि आपस में कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो पैसा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो ऑब्वियसली तो ये इंडिया जो है वो आज की डेट में कनेक्टिविटी पर ज्यादा फोकस कर रही है, कि आपस में कंट्रीज के बीच में कनेक्टिविटी बढ़े। ये सिर्फ सुनो, दिमाग में रखो, क्योंकि मल्टीपल टाइम रिपीट होता है। अगर मैं आपसे इंडिया और श्रीलंका की बात करूं तो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस 1948 से हैं। अशोक के टाइम से बुद्धिस्ट कनेक्शंस डेवलप हुए हैं। टेम्पल्स बता सकते हो आप कोई नाम? महाबोधि टेम्पल, अनुराधापुरा, ये टेम्पल के नाम लिख लेना यार। अशोक का बुद्धिस्ट मिशन था, और हिस्टोरिक महाबोधि टेम्पल अनुराधापुरा में। ये हम लोग को देखने को मिलता है। ये कल कल्चरल बॉन्ड्स क्रिएट करता है श्रीलंका के साथ हमारा, और उसमें बुद्धिज्म का एक इंपॉर्टेंट रोल है। बोट मेल सर्विस मद्रास टू कोलंबो वाया पंबन एंड धनुषकोडी। धनुषकोडी भी बहुत प्यारी जगह है, एक समय पर बहुत शानदार थी। आज भी धनुषकोडी भी आप जाओगे तो आपको रेलवे ट्रैक्स जो है वो नजर आएंगे, पोस्ट ऑफिस नजर जो है आगे टूटा फूटा रखा हुआ है वहां पर। और वहीं पर ये एक ऐसी जगह है जहां पर वो तैरता हुआ पत्थर भी आपको दिखाई देगा। एक जाली में है, वो पत्थर जो है वो तैर रहा है, तो वो भी बहुत बढ़िया लगता है। कभी कोई गया है तो बताना अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में। अब देखो यार, एक वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज 535 करोड़ का प्रोजेक्ट है, इंडिया का पहला और दुनिया का दूसरा वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज। पहला हैम्बर्ग में था, जर्मनी में, और दूसरा इंडिया में बन रहा है भाई। तो याद रखना, इसकी फोटोज वगैरह देखना, इसके मॉडल की फोटो, मजा आ जाएगा देखकर। इंडिया का पहला और दुनिया का दूसरा, हैम्बर्ग्स के अंदर एक काटविक ब्रिज हम लोग को देखने को मिलता है, जर्मनी में है ये। और ब्रिज धनुष कोडी से लेकर अ, तलाई मन्नार तक रेल रोड कनेक्टिविटी का बेस बन सकता है। 17 किलोमीटर रामेश्वरम धनुषकोडी लाइन दोबारा से बनाई जाएगी। एनवायरमेंटल क्लियरेंस का भी वेट जो है वो किया जा रहा है। बहुत शानदार है, बहुत शानदार, और एग्जामिनेशन में 99% आएगा। अब कुछ और चीजों के बारे में बात करें तो स्लिनेक्स, ये चीज ध्यान में रखना, स्लिनेक्स नेवल एक्सरसाइज होती है इंडिया और श्रीलंका के बीच में।
मित्र शक्ति जो होती है वो आर्मी एक्सरसाइज होती है, कभी कभी डायरेक्ट प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाते हैं। इसको और हम लोग मजबूत कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। चाइना के हम्बनतोता पोर्ट इन्फ्लुएंस को काउंटर करने का भी स्टेप लिया जा रहा है। इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स की बात करें तो बताया ये गया है कि 100 मिलियन लोन ग्रांट जो है वो लोन को ग्रांट में कन्वर्ट किया जाएगा, यानी कि 100 मिलियन लोन जो हमने दिए हैं श्रीलंका को, उसको हम अनुदान में जो है वो कन्वर्ट कर देंगे। 106 मिलियन यूएस डॉलर के रेलवे प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं। महू, ओमनथाई और अनुराधापुरा सिग्नलिंग, त्रिकोमाली एनर्जी हब बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया यूएई की पार्टनरशिप है इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिकोमाली एनर्जी हब लिख लेना, ये डेवलप किया जा रहा है जिसमें यूएई के साथ पार्टनरशिप जो है वो की गई है, और एक नया सोलर पावर इनिशिएटिव है, ये लिख लेना बहुत इंपॉर्टेंट। ई गवर्नेंस, हेल्थ, एजुकेशन प्रोजेक्ट्स साइन किए गए हैं। 60,000 घर तमिल कम्युनिटीज के लिए प्रोवाइड किए जाएंगे। पोस्ट वॉर रिहैबिलिटेशन जिसको कहा जा रहा है, लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ सुन लो। 99 साल की लीज में लिया है हम्बनतोता पोर्ट चाइना ने, इसको हम काउंटर करेंगे। 3.7 बिलियन चाइनीज ऑयल रिफाइनरी श्रीलंका के ऊपर इकोनॉमिक डिपेंडेंसी बढ़ा रही है। इंडिया का त्रिकोमाली प्रेजेंस एक बैलेंस जो है वो क्रिएट कर सकता है। तो यहां पर त्रिकोमाली हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन है चाइना को जो है वो काउंटर करने की श्रीलंका के अंदर। आपको पता है 2023-24 में इंडिया श्रीलंका का ट्रेड 5.5 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच गया था। बुद्ध के अवशेष गुजरात से वेसक 2025 के दौरान दिखाए जाएंगे, ये भी लिख लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मंदिर जैसे कि तिरुकोने कोनेश्वरम, सीता इलिया, ये रेनोवेट जो है वो किए जाएंगे। मंदिरों के नाम भी थोड़े से ध्यान में रखना, और इस मंदिर की पूरी लोकेशन, इस मंदिर की दिखता कैसे, उसकी एक बार फोटो जो है वो गूगल पे आज के आज जो है वो देख लेना, तो उससे आपको काफी फायदा जो है वो मिलेगा। अब आज की डेट में क्या चैलेंजेस है, देखो यार, तमिलनाडु के फिशरमैन वर्सेस श्रीलंकन नेवी का ये इशू बहुत ज्यादा हम लोग को देखने को मिलता है, स्पेशली कच्छ थीवू क्षेत्र में। और कच्छ थीवू क्षेत्र में हमेशा बोलता हूं कि आपको पढ़ना ही है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 13th अमेंडमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है श्रीलंका का। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करता है, इससे रिलेटेड भी अक्सर क्वेश्चंस आते हैं। इसके अंडर तमिल मेजोरिटी एरियाज को ऑटोनॉमी देने में प्रोग्रेस काफी स्लो है। श्रीलंका की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में फ्रीक्वेंट शिफ्ट्स पॉलिसी कंटिन्यूटी को अफेक्ट करते हैं। तो ये चीजें हम लोग को देखने को मिल रही हैं। तो गाइस, 23 किलोमीटर रेल रोड ब्रिज के लिए प्रॉपर स्टडी और फाइनल लोकेशन सर्वे जल्दी होने चाहिए। फंडिंग इंडियन ग्रांट्स और कंसेशनल लोन्स या सॉफ्ट लोन्स और मल्टीलैटरल सपोर्ट के थ्रू पॉसिबल है। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव्स में मालदीव मॉरिशियस के साथ बातचीत करके प्रोजेक्ट्स को और तेज करना जरूरी है। बोध गया से अनुराधापुरा तक पीपल टू पीपल कनेक्शंस बिल्डअप करना जरूरी है। हाउसिंग, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट तमिल एरियाज में और स्केल अप करना जरूरी है। ट्रेड, टूरिज्म, ह्यूमैनिटेरियन गोल्स के साथ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करना जरूरी है। तो इंडिया और श्रीलंका की पार्टनरशिप अब डिप्लोमेटिक या इकोनॉमिक नहीं है गाइस, ये स्ट्रेटेजिक, कल्चरल, इमोशनल कनेक्शन का भी सिंबल बन चुका है। ब्रिज हो या फिर बुद्धा के अवशेष हो, हर इनिशिएटिव साउथ एशिया के फ्यूचर को इकट्ठा करने में, यानी कि सभी कंट्रीज को एकजुट करने में बहुत मदद करेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। पम्बन ब्रिज ध्यान में रखना, वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज, इंडिया श्रीलंका को रेल रोड कनेक्टिविटी के साथ जो है वो तैयार होगा। बहुत बेहतरीन टॉपिक था, मजा आ गया ये वाला टॉपिक पढ़ के, है कि नहीं। नेक्स्ट टॉपिक, हम बात करने वाले हैं साइलेंट किलर के बारे में। बात पहले भी कई बार कर चुके हैं। क्या है ये साइलेंट किलर? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, एनसीडी, जो हर साल 66% डेथ के लिए जिम्मेदार है। मेंस में 200% क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाएगा, तो फैक्ट्स ध्यान में रखना। 66% डेथ एनसीडी के कारण हो रही है। और सबसे बड़ी बात पता है आपको, ये हमारे 5 ट्रिलियन रुपीस इकोनॉमी बनने के सपने को भी खतरा पहुंचा सकती है। तो आओ समझते हैं, पूरे टॉपिक को सिर्फ सुनना है, क्योंकि ये टॉपिक भी जो है वो आप लोगों ने ऑलरेडी कवर किया हुआ है एनसीडी का, बट इससे रिलेटेड जितने भी फैक्चुअल डेटा और इन्फॉर्मेशन आएंगी ना, तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखना, क्योंकि मेंस में 100% आएगा ये टॉपिक, 100%। प्रीलिम्स में भी 100% पूछा जा सकता है, क्योंकि मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा है और ये आज की डेट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले बेसिक समझिए,
प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का मतलब है बीमारी होने से पहले उसको रोकना, है कि नहीं। इसमें आती है रेगुलर हेल्थ चेकअप, सही डाइट, फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल वेलबींग। और आजकल तो एआई और वियरेबल से डिटेक्शन भी पॉसिबल हो गया, सभी लोग स्मार्ट वॉचेस आजकल मैक्सिमम लोग पहनते हैं, है ना। आपका बीपी और हार्ट रेट ट्रैक कर लेती है ये। तो रोग से पहले उपचार, लिख लो, रोग से पहले उपचार। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। रोग से पहले उपचार, ये टर्म जो है वो मेंशन कर सकते हो। तो इंडिया में अब कम्युनिकेबल डिजीज से ज्यादा डेथ हो रही है गाइस। हार्ट अटैक, डायबिटीज, कैंसर, ऐसी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, हर साल 5 से 6 मिलियन लोग इनकी वजह से मर जाते हैं। 50 लाख 60 लाख लोग। और शॉकिंग बताएं, 30 के ऊपर 22% लोग 70 साल तक एनसीडी से मरने का रिस्क में रहते हैं, जो जिनकी उम्र 30 से ऊपर हो गई ना, जैसे मैं। तो ऐसे लोगों को खतरा होता है भाई एनसीडी से मरने का। वादों से अपने मुकरता नहीं, मरने से मैं कभी डरता नहीं। तो ये मेरी लाइन है जो मैंने बादशाह से चुरा ली है। बादशाह मतलब बादशाह मूवी, वो वाला बादशाह नहीं, सिंगर, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। तो समझे आप कितना ज्यादा रिस्क है। ये वाला फैक्ट लिख लो, मेंस में यूज कर सकते हो। ये लिख लो, मेंस में यूज कर सकते हो। खतरा बढ़ गया भाई, देख रहे हो ना आप, कितने सेलिब्रिटीज वगैरह भी, सेलिब्रिटी थोड़ी है, यंग यंग लोग आपके आसपास भी आपने देखा होगा कि अरे हार्ट अटैक से मर गया, अरे उम्र ही नहीं थी उसकी तो यार इतनी, ऐसे कैसे हार्ट अटैक आ गया। हो रहा है भाई, प्रॉपर डाइट मेंटेन नहीं हो रही है, मिलावटी खाना होगा तो यही सब होगा। इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक प्रॉपर डाइट, टू टेक सम सप्लीमेंट्स दैट विल गोइंग टू हेल्प यू। आज की डेट में मैं यही सब चीजें प्रमोट कर रहा हूँ कि ब्रेन के लिए, ब्रेन को स्ट्रांग बनाने के लिए भी सप्लीमेंट्स लो। इट विल गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। इसलिए मैं आजकल एक कंपनी के साथ भी और जुड़ गया हूं जिसने मुझे ठीक किया था। क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक पीपल अवेयर ऑफ दीज थिंग्स। नई अवेयरनेस होगी तो अपने साथ वाले को खो दोगे, अपनी परवाह नहीं है तो अपने घर वालों के लिए करो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे इंश्योरेंस का बोलता हूं मैं हमेशा कि मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, घर वालों को गिफ्ट करो। ऐसे ही अपनी सैलरी का कुछ पोर्शन जो है वो कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स पे इन्वेस्ट करो, जो घर वालों की हेल्थ को सही करे। और ऐसे प्रोडक्ट होने चाहिए मिलावटी नहीं भाई, जो बिल्कुल ट्रस्टेड हो, सर्टिफाइड हो। तो ऐसी एक कंपनी का हिस्सा हूं मैं अब। तो आगे की बात करते हैं। अभी कंपनी अपनी का नाम वाम मत पूछना यार कमेंट बॉक्स पे, नहीं तो हलचल। पर्सनल ग्लोरिफिकेशन अलाउड नहीं है यहाँ पे। बट अलाउड क्या नहीं, मैं चाहूँ तो बोल भी सकता हूँ, मुझे सर मना भी नहीं करेंगे, उसका कोई इशू नहीं है, क्योंकि अच्छी चीज ही बता रहा हूँ। बट द पॉइंट इज दैट वी हैव टू बी एथिकल। अगर मैं किसी कंपनी के साथ जुड़ा हूँ तो ऑब्वियस ही बात है कि देयर आर सम प्रोटोकॉल्स वी नीड टू फॉलो। ये मेरा अपना मानना है, मैंने खुद से ही वो रखा है, बाकी मेरे ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है यहाँ पे स्टडी फॉर सिविल सर्विस में। बट सीन ये रहता है ना यार कि ऑब्वियस ही बात है कि यू आर फॉलोइंग अ कंपनी तो यू नीड टू फॉलो द प्रोटोकॉल्स ऑफ कंपनी। जस्ट लाइक आप जब सर्विस ज्वाइन करोगे तो यू नीड टू फॉलो द सर्विस भाई, है कि नहीं। भले ही आपके पास कितनी पावर होगी बट यू हैव टू बी फॉलो द एथिकल थिंग्स, जो एथिकल है। आपको पावर होगी कि आप किसी को डंडा भी मार दोगे, कोई आपको पलट के कुछ नहीं कर सकता, है कि नहीं, है कि नहीं ये पावर लीगली नहीं है ऑब्वियसली, बट इलीग कोई कुछ नहीं करता, क्योंकि यू हैव मच मोर पावर। बट आप नहीं करोगे ऐसा, क्यों? बिकॉज यू फॉलो द एथिकल पाथ। आप एथिकल पाथ फॉलो करते हो। आओ आगे की चर्चा करें, सुनो चीजों को बहुत ध्यान से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। 30 के ऊपर 22% लोग यार 70 साल तक, यानी 30 to 70 की एज में 22% लोग को रिस्क रहता है एनसीडी का। युवा भी ओबिसिटी, हाइपरटेंशन का शिकार बन रहे हैं, जिससे हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड खत्म हो रहा है। क्या होता है डेमोग्राफिक डिविडेंड? डिफाइन करो मुझे कमेंट बॉक्स पे, किसको बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड? हमारी कंट्री युवा सबसे ज्यादा। तो एनसीडी गाइस सिर्फ हेल्थ का इशू नहीं है, इकोनॉमी का भी है। प्रोडक्टिविटी गिरती है, लोग ज्यादा बीमार पड़ेंगे तो काम कैसे करेंगे, काम नहीं करेंगे तो इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी। एस्टीमेट है कि 2030 तक इंडिया को 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर का नुकसान हो सकता है एनसीडी के कारण, लिख लो। 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर का नुकसान। इसलिए प्रिवेंटिव केयर एक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट भी है। इसलिए अच्छी चीजें लो, अच्छे सप्लीमेंट लो, खाना पीना अच्छा करो। मैं भी अब शुरू कर रहा हूं भाई, क्योंकि बहुत जरूरी है अच्छी डाइट, अच्छी चीजें इनटेक करना।
मेरा मॉर्निंग का जो टॉनिक है वो सबसे बेस्ट है। मैं अश्वगंधा और गिलोय लेता हूँ सुबह उठते सही थी। और मेरे पापा को हार्ट का इशू है तो वो अर्जुन की छाल लेते हैं। उसके अलावा कुछ अब प्रोडक्ट्स मैं अपने घर पे दे रहा हूँ। बहुत शानदार, बहुत ह्यूज रिजल्ट। अमृत है अमृत। आगे की बात करते हैं। 80% प्री मैच्योर हार्ट अटैक, डायबिटीज, स्ट्रोक को लाइफस्टाइल बदल के रोका जा सकता है। बिल्कुल यार, देखो पढ़ रहे हो आप लोग जैसे जानकार लोग, ये लिख लेना भाई, ये पॉइंट भी लिख लेना। अगर अपने लिए वो नहीं होंगे, क्योंकि देखो ये चीज तो मैं अभी बता रहा हूं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ अपनी लाइफ का। 2012 या 13 की बात थी। मेरे साथ जो रूम में रहते थे उनका जो है वो, उनके फ्रेंड का सिलेक्शन हो चुका था ऑलरेडी पहले से। तो वो डिविजनल कमिश्नर थे, तो वो मेरे रूम में आए थे। तो मैं उनको जो देख रहा था ना, मुझे बड़ा बढ़िया लगा उनको देखकर, कि वो, उनको बड़ा नॉलेज भी था। और रेगुलर बेसिस पर कुछ कुछ टॉनिक्स पीते थे वो, है ना। जैसे शीलाजीत हो गया, ये सब चीजें हो गई, है ना। तो मुझे बड़ा सही लगा कि मैंने कहा हाँ यार, उनको ओमेगा 3 ओमेगा 9 की उनको नॉलेज थी उस समय। यार उस समय मैं उतना ज्यादा अवेयर नहीं था। मैं तो खुद इंटॉक्सिकेंट्स में था यार, उसमें बहुत था। भयानक लेवल का इंटॉक्सिकेंट कंजम्पशन करता था मैं। बट आज मुझे याद आता है कि नहीं यार, जो व्यक्ति उस मुकाम में पहुंच रहा है तो वो व्यक्ति हर वेपन्स को अपने स्ट्रांग करते हैं। इसलिए आपको अपने हर वेपन्स को स्ट्रांग रखना जरूरी है। माइंड को स्ट्रांग करने के लिए माइंड को वो न्यूट्रिएंट्स दो जो उसको जरूरी है। बॉडी को न्यूट्रिएंट्स दो जो जरूरी है, क्योंकि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो भाई। आपका माइंड बढ़िया होना चाहिए। आपकी फैमिली को भी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराओ अच्छे अच्छे, जिससे उनको, उनकी हेल्थ बेटर रहे। जंक फूड, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, टोबैको, एल्कोहल, पॉल्यूशन सबसे बड़ा इशू आज की डेट में। हर चीज में तो मिलावट है। 23% एडल्ट ओवरवेट है। ये वार्निंग बेल है भाई। मैं भी ओवरवेट हूँ। मेरा वेट आज आज है 89 kg। और मेरा टारगेट है 3 महीने में 78 kg लेकर आना, और लेकर आ जाऊंगा मैं अब, क्योंकि अब मिशन में लग गया हूं अपने। आगे बढ़ते हैं। आज के जमाने में 750 मिलियन स्मार्टफोन यूजर्स होने का फायदा उठाया जा सकता है। हेल्थ एप्स, फिटनेस बैंड्स, एआई बेस्ड डायग्नोस्टिक टूल्स, जैसे कि लंग कैंसर डिटेक्ट करने वाले सॉफ्टवेयर या फैटी लीवर एनालिसिस करने वाले एप्स। तो आपका डेटा आपको बचा सकता है। बट सवाल यही है, बचना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। देखो इसमें कितनी बढ़िया चीज लिखी है, एआई आपकी हेल्प कर सकता है। गवर्नमेंट ने आयुष्मान भारत के अंडर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर शुरू किए हैं, कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम भी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, सिर्फ 30% शहर में रहने वाले लोग ही एनुअल चेकअप कराते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और ये वही लोग हैं जो आप लोग जैसे समझदार हैं। बाकी इडियट्स तो वो तभी एक्शन जो है वो लेते हैं जब हाथ से पूरी चीजें निकल जाती हैं। तब वो एक्शन नहीं, तब वो पैसा भी अपना बर्बाद करते हैं। और कई केसेस में इंसान भी खो देते हैं। बोलना नहीं चाहिए, बट ये बात सत्य है। आप खुद ही अवेयर नहीं रहोगे, खुद ही अपनी केयर नहीं करोगे, तो कोई तो नुकसान तो आपका होगा ही होगा। आपको पता है डॉक्टर रेशियो हमारे यहाँ, एक डॉक्टर लगभग 1500 सिटीजन्स को देखता है। और हेल्थ केयर स्पेंडिंग सिर्फ जीडीपी का 2.1% है। लिख लो, डॉक्टर वाला भी सीन, ये वाला भी सीन मेंस में लिखोगे आप, ये वाला भी सीन। तो हमारे यहाँ अभी भी गाइस मेंटेलिटी, अगर बीमारी नहीं तो डॉक्टर के पास क्यों जाना। नहीं, बात सही है ना, बात वो सही है। हर हर चीज के लिए डॉक्टर के पास जाना भी बेकार होता है। क्योंकि मैं थोड़ा सा मतलब डरता नहीं हूं मैं। मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो यार एक की चार चीजें बता देंगे वो, तो उससे बेटर है कि आप अपना बस हेल्थ चेकअप कराओ। आप देखो कि आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स कौन से कम है, उसको इनटेक करो। या फिर उससे बेस्ट चीज है कुछ सप्लीमेंट्स लो जो कि नेचुरल जो है वो होने चाहिए। बस नेचुरल होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर उस तरीके की डिटेल्स चाहिए कुछ, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। मेरा नंबर ढूंढना मुश्किल नहीं है, मेरा नाम काफी है। तो क्या करें। तो हालांकि नंबर क्या, आपको तो ऑब्वियसली बात है यार भाई, बहुत फायदा जो है वो मिलेगा। बस सिर्फ फोकस जो है वो करो अभी अपने ऊपर और अपनी फैमिली के ऊपर। फिर जब संपन्न हो जाओ तो दुनिया के ऊपर जो है फोकस करते रहना, दुनिया को अवेयर करते रहना। अवेयरनेस करना बहुत जरूरी, तभी तो ये सब आर्टिकल्स आते हैं भाई। आर्टिकल लिखने वाले बेवकूफ थोड़े ना, और जो सिविल सर्विसेज में पढ़ा रहे हैं आपको कि ये इश्यूज बढ़ गए हैं आज की डेट में।
प्रिवेंटिव केयर में ज्यादा इन्वेस्टमेंट, स्ट्रिक्ट फूड लेबलिंग की जरूरत है आज की डेट में। फूड जैसे हो रहा है सिगरेट्स के पैकेट में क्लियरली फोटोज बनाई जाती है, वैसे इस पैकेट्स में भी बनाओ कि अपने बच्चों को दोगे तो अपने तुम्हारे बच्चे का दिमाग जो है वो कमजोर होने लगेगा। ये जंक फूड यही तो करते हैं। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं जब भी अनाप शनाप खाना खा लेता हूँ ना, अभी मैंने नोटिस करना शुरू किया, वो अच्छी बात ये है। नहीं तो पहले मैं नोटिस नहीं करता, कि हम लोग नोटिस नहीं करते ना यार, तो बस होता है अरे ठीक है एग्जाम दो। मैं अभी ऑलमोस्ट करीब 1.5 महीने से सुबह 4 बजे जो है वो उठ रहा था। मैंने दोबारा से अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर दी है, अच्छी कर दी है मतलब। 1.5 2 महीने से मैं सुबह 4 बजे उठ रहा हूँ। अभी बीच में मैंने थोड़े से जंक फूड खाए थे, तो जो मैं सुबह 4 बजे मेरी नींद खुलती थी, भले मैं 11 बजे सो जाऊं, 10 बजे सो जाऊं, तो जो मेरी 4 बजे नींद खुल रही थी ना, वो 6:30 7 बजे खुल रही थी। तब मैंने एनालाइज किया, मैंने हाँ यार कल मैंने जंक फूड खाया और देखो वो मुझे सुला भी ज्यादा रही है। और होता यही है, बोलते हैं ना कि सात्विक भोजन जो है उससे आप बहुत बढ़िया रहते हो। कहानी वही है यार। मास कैंपेनिंग, फिट इंडिया, ईट राइट इंडिया, एनुअल स्क्रीनिंग मैंडेटरी होनी चाहिए। बट सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि चीजों को सस्ता करो यार, जिससे कि लोग जो है वो उसको वो कर सकें। क्योंकि मैं खुद आपको जनरली बता रहा हूँ कि मैं जिस कंपनी के साथ जुड़ा हूँ अभी, बहुत मतलब वो कंपनी इंटरनेशनल कंपनी है। अब उसके प्रोडक्ट महंगे होते हैं। अब मैं क्यों जुड़ा हूं उसके साथ? क्योंकि द रीजन बीइंग इज दैट उसके प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड है। मिलावट वाला खेल ही नहीं है। हमारे यहाँ तो मिलावट इतनी ज्यादा है कि क्या ही बताएं। आप प्रोडक्ट अपने अंदर लेकर आ रहे हो, उसके अंदर सामान कुछ और है, तो कहां से असर करेगा वो? तो ये इशू है। चलो एनीवेज, ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। होपफुली आपको पूरी चीज समझ में आई होगी। तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर गाइस सिर्फ डॉक्टर का काम नहीं है, ये आपका और मेरा भी है। ये जिम्मेदारी है, आपकी भी है, मेरी भी है, कि हम समाज को जो है वो सही चीज सिखाएं। क्योंकि आप तो सिखाओगे आगे चल के, मैं एज एजुकेटर सिखाता हूं। तो बस ये था टॉपिक, जितने फैक्ट्स बताए वो याद रखना, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो आप, अब एक ऐसा इनोवेशन आया है जो क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट एक पावरफुल सोल्यूशन बन सकता है। आर्टिफिशियल ग्लेशियर, यानी आइस स्तूपास। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट। आइस स्तूप, आर्टिफिशियल ग्लेशियर, लिख लो भैया। बर्फ पिघल रही है तो हम बर्फ बना देंगे, क्या बात है। बहुत शानदार है। क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट एक पावरफुल सोल्यूशन बनेगा ये आर्टिफिशियल ग्लेशियर, यानी आइस स्तूपास। ये सिर्फ एक साइंस प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि हजारों लोगों के जीवन का सहारा बन गया। लोगों नहीं, हजारों प्रजातियां। तो आइस स्तूप गाइस एक कोन शेप्ड आर्टिफिशियल ग्लेशियर होता है, जो बुद्धिस्ट स्तूप जैसा दिखता है। स्तूपा देखा हुआ ना बुद्धिस्ट का, वैसा दिखता है, बर्फ का बना होता है। इसका बेसिक आइडिया यह है कि ठंडी के दिनों में पानी को फ्रीज करके रखा जाए, और गर्मी के टाइम में वो धीरे धीरे पिघले और इरिगेशन में काम आए। तो ठंड में आप पानी को जो है वो बर्फ बना दो, और गर्मी में वही बर्फ जो है वो पिघलेगी, और आपको जो है वो पानी की समस्या नहीं होगी। ये कैसे बनता है? तो ये ग्रेविटी बेस्ड सिस्टम से ग्लेशियल स्ट्रीम्स का पानी पाइप के थ्रू हवा में स्प्रे किया जाता है, जहां वो सब जीरो टेम्परेचर में फ्रीज हो जाता है। और ये एक वर्टिकल कोन जो है वो बनता है, जो सनलाइट से कम पिघलता है। बात समझना आप। ये बन कैसे रहा है? पहला पॉइंट लिखोगे, ये कोन शेप्ड है। कोन शेप समझता है ना? अरे आइसक्रीम का कोन उल्टा कर दो, है ना? कोन के शेप का है, आर्टिफिशियल ग्लेशियर है, बुद्ध स्तूप की तरह दिखता है। अब ये फ्रोजन टावर है, ये बनता कैसे कि ठंडी के समय पर हम क्या करते हैं, पानी को जो है वो हवा में स्प्रे करते हैं, है ना? पानी को हवा में हमने स्प्रे किया। अब हवा में -0 डिग्री टेम्परेचर, उस जगह पे स्प्रे किया तो क्या होगा? तो वो पानी जो होगा ग्राउंड से निकल के जो आ रहा है, वो पानी जो है वो बर्फ बन जाएगा। और वो एक जगह पे इकट्ठा होता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा, और ऐसे करके एक बड़ा सा स्तूप बन जाएगा। ये चीज है। और गर्मी के समय पर हमें देखने को मिलेगा कि टेम्परेचर बढ़ेगा, स्तूप जो है वो पिघलेगा, और पिघल कर पानी जो है वो उससे रिलीज हो जाएगा, जिसका आप एग्रीकल्चर में उपयोग जो है वो कर सकते हो। तो ये है, कुछ नहीं है, ये एक बहुत सिंपल सी चीज है। अब लोग जो है वो उसको समझ पाएंगे नहीं, बट आप अब उसको समझ रहे हो, इसके टर्म से तो समझ पाओगे ही नहीं। अगर जनरली ऐसा टर्म जो है वो फेंक दिया जाता है कि आर्टिफिशियल ग्लेशियर है क्या, तो तब समझ में आता है जब भी आप आइस स्तूप पढ़ते हैं। तो ये आइस स्तूप है, बहुत इंपॉर्टेंट। मेंस में लिखने के लिए आएगा, लिख भी सकते हो, एग्जाम्पल्स में, प्रीलिम्स में भी आ सकता है। आइस स्तूप का साइंस भी बड़ा सिंपल है और स्मार्ट है। पहला पॉइंट, लिक्विड से सॉलिड में चेंज करना, पानी को बर्फ बनाना, सिंपली।
हीट ट्रांसफर कंट्रोल करना, कौन शेप सनलाइट को कम एब्जॉर्ब करता है, पॉइंट टू बी नोटेड। कौन शेप जो होगा वो सनलाइट को जो है वो काफी कम वो करेगा, एडॉप्ट करेगा। समझ रहे हो आप? लेटेंट हीट जो है वो स्टोर होगी। कोई पंप नहीं है, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, सिर्फ ग्रेविटी। और ये एक इंडिजीनियस यानी कि देसी प्लस साइंटिफिक मॉडल बन गया है। लद्दाख के इंजीनियर, अरे वही थ्री इडियट्स वाले सोनम वांगचुक, इन्होंने सबसे पहले इस आइडिया को इंप्लीमेंट किया। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने इसे अडॉप्ट किया और आज 20 से ज्यादा गांव में सर्दी में ऐसे स्तूप बनते हैं। देखना जरा वीडियो इसके, यूट्यूब पर अवेलेबल है, आज ही देखना ये लेक्चर खत्म करने के बाद। तो पानी के संकट का भैया ये एक बहुत ही बड़ा समाधान हम लोग को देखने को मिल रहा है। क्लाइमेट चेंज के कारण गिलगित बल्तिस्तान जैसे क्षेत्र में बर्फ और स्नोफॉल कम हो गई है। स्नो मेल्ट होते ही पूरी चीज मतलब हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है कि पानी बचता नहीं है ना, क्रॉप्स डिले हो रहे हैं। आइस स्तूप ने खेती किसानी का पूरा गेम बदल दिया। अब गांव के मतलब गांव जैसे कि अलग अलग जो गांव वहां पर गिलगित बल्तिस्तान में है, तो वहां पर 2 या 3 क्रॉप्स हर साल जो है वो उग रहे हैं। वीट, बार्ले, एप्पल्स, एप्रिकॉट, ये सब ग्रो कर रहे हैं। 16,000 लोगों को अब स्टेबल पानी का सोर्स मिला है बिना किसी बड़ी दाम या टैंक के। इससे ग्लेशियल फ्लड का रिस्क भी कम हुआ है और कम्युनिटी रेजिलियंट बनी है, यानी कि अब वो अपने हिसाब से खुद ब खुद पूरी चीज जो है वो कर रही। क्लाइमेट चेंज का उतना असर उनको फेस नहीं करना पड़ रहा है। तो इस इनोवेशन ने एक मैसेज दिया है कि क्लाइमेट चेंज का सल्यूशन ग्राउंड लेवल पर भी हो सकता है, लो कॉस्ट और कम्युनिटी ड्रिवन तरीके से। पाकिस्तान, यहां पर गाइस 80% जमीन सूखी है, एरिड या सेमी एरिड है। वहां वाटर सिक्योरिटी एक बड़ा चैलेंज है, पानी नहीं है पीने के लिए उनके पास। तो ग्लोबल ग्लेशियर मेल्टिंग इसे और ज्यादा टफ बना रहा है, यानी कि पूरे दुनिया भर में जो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं तो उससे पाकिस्तान की स्थिति और खराब हो रही है। लेकिन आइस स्तूप जैसे सॉल्यूशंस को अगर पॉलिसी सपोर्ट मिले, जैसे यूनाइटेड नेशन पाकिस्तान का GLOF 2 प्रोग्राम कर रहा है, तो इसे और जगह रेप्लिकेट किया जा सकता है। तो टेक्निकल ट्रेनिंग की जरूरत है, साइंटिफिक कोलैबोरेशन की जरूरत है, कम्युनिटी के बीच में इससे जुड़ी अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है आज की डेट में। समझ गए आप? तो आइस स्तूप क्या है? कोन शेप्ड आर्टिफिशियल ग्लेशियर। इसको बनाया कैसे जाता है? ठंडी में पानी को हवा में स्प्रे किया जाता है और पानी बर्फ जो है वो बन जाता है। ग्रेविटी फीड सिस्टम है, ग्रेविटी का उपयोग होता है इसमें। कोई इलेक्ट्रिसिटी, कोई फ्रीजिंग वाटर, मतलब पानी को फ्रीज करने के लिए किसी चीज की, किसी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक होता है ये। देखना इसके वीडियोस देखना तो और क्लैरिटी जो है वो मिलेगी, क्योंकि वीडियो देखोगे ना कि कैसे ये बन रहा है, कैसे ऑपरेट कर रहा है, तो और चीजें आपको अच्छे समझ में आएगी। तो अब क्या मुझे प्लास्टिक पोल्यूशन और ह्यूमन राइट्स के टॉपिक को पढ़ाने की आवश्यकता है और आपको समझने की आवश्यकता है? नहीं, आपने समझा हुआ इस टॉपिक को। एक चीज ध्यान में रखना जो मैं अभी बताऊंगा। ह्यूमन राइट काउंसिल ने एक हिस्टोरिक रेजोल्यूशन पास किया है जो कहता है प्लास्टिक पोल्यूशन भी अब ह्यूमन राइट्स का मुद्दा है। लिख लो, UNHRC ने अडॉप्ट कर लिया एक रेजोल्यूशन जिसमें ये बोल रहे हैं प्लास्टिक पोल्यूशन, ओशियन जो खराब हो रहा है, राइट टू क्लीन हेल्दी और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट जो है वो अब ह्यूमन राइट्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। अब ये लिखने की जरूरत नहीं कब पास किया, क्या किया, ये हाँ ये लिखना है। इसको रिकॉग्नाइज जो है वो किया गया, यूनाइटेड नेशन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एनवायरमेंटल राइट्स 2021 और 2022 से 2 में इसका बेस जो है वो तैयार हुआ और इसको फाइनली पास जो है वो कर दिया अभी 2025 में। तो 2025 लिख देना। तो फरवरी 24 से 4 अप्रैल 2025 के बीच UNHRC की 58वीं सेशन में, 58 सेशन में एक रेजोल्यूशन पास होता है। ये रेजोल्यूशन प्लास्टिक पोल्यूशन और ओशियन जो खराब हो रहा है, पल्यूट हो रहा है, उसको डायरेक्टली लिंक करता है ह्यूमन राइट्स के साथ। ये पहली बार है जब यूनाइटेड नेशन ने फॉर्मली कहा है कि ओशियन पोल्यूशन से ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो रहा है। ये रेजोल्यूशन गाइस 2 बड़े ग्लोबल इवेंट से पहले आए हैं। यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस जो फ्रांस में होगी जून 2025 में, लिख लेना। यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस फ्रांस में होगी जून 2025 में। और ग्लोबल ट्रीटी ऑन प्लास्टिक पोल्यूशन नेगोशिएशन ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में होगी 2025 में।
ग्लोबल ट्रीटी टू एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो प्लास्टिक गाइस, स्पेशली माइक्रो प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक पता है? शैम्पू का शैशे खोला है कभी? छोटा सा पाउच जो आता है, उसमें साइड से थोड़ी सी चीजें काट के हम फेंक देते हैं, है कि नहीं? फेंकते हैं कि नहीं फेंकते? वो जो छोटी छोटी जो चीजें होती है वो माइक्रो प्लास्टिक। कभी नया पेन खरीदा हो, पेन की निब के आगे एक वो छोटा सा गोला देखा होगा किसी ने, प्लास्टिक का, उसको निकाल के हमने फेंक दिया। ये माइक्रो प्लास्टिक्स है। ये बेसिकली छोटी छोटी प्रजाति बेचारी खा लेती हैं। इवन मैंने तो बताया, पन्नियां तक देखी है गाय के कंकाल में, लिटरली। मैं यहाँ पे रहता हूँ, वहां पर एक हमारा मंदिर है, दादी ने बनवाया था, वो जंगल के बीच में है बेसिकली। तो बीच में मतलब आप चढ़ के जाओ, फिर उसके पीछे पूरा जंगल है अभी तो। पहले बीच में हुआ करता था, अब डेवलपमेंट ने सब कुछ काट दिया है। तो भाई वहां बहुत साल पहले की बात है कि मैं वॉक कर रहा था पीछे अपने कजिन्स के साथ, तब एक कंकाल पड़ा हुआ था। उस कंकाल को देखकर मैं बड़ा शॉक था, क्योंकि वो गाय का एक बेसिकली कंकाल था। और उसमें गाय की डेथ हो जाती है ना, तो फिर अब वो भाई जंगल में पड़े हुए हैं, सड़ गई हैं वो। तो उनकी जो अंदर जो बॉडी थी उसमें पन्नियां दिख रही थी यार। मैं बड़ा शॉक्ड हुआ, क्योंकि गाय वाय बेचारी ये पन्नियां खा लेती हैं। लोगों को बहुत केयरफुल रहना चाहिए यार चीजों को फेंकने के लिए। मैंने देखा लोग कांच फेंक देते हैं, भाई बाहर कोई डॉग है, कोई पशु है, उसके पैर में लग जाएगी यार। तुम लोग तो चप्पल जूते पहनते हो, देख के चलते हो। वो बेचारे भागते रहते हैं अपनी जान बचाने के लिए, खाने के लिए इधर उधर, है, कांच ही खा लें। और कुछ कमीने लोग तो ऐसे होते हैं कि जो पशुओं को जो है वो, उनके खाने में कील जो है वो डालकर खिला देते हैं यार, उनको मारने के लिए। बहुत क्रूरता है भाई, बहुत क्रूरता है दुनिया में। पता नहीं ऐसे लोग कैसे जी रहे हैं। कानून जो है वो इजाजत दे तो ऐसे लोगों को तो मैं खुद काट दूं, बट क्या करें अब। कानून के दायरे में रहना जरूरी है, नहीं तो ह्यूमन राइट्स, एनिमल राइट्स को नहीं समझता। समुद्र का पानी डैमेज हो रहा है, पूरे पानी क्या, पूरा इकोसिस्टम डैमेज हो रहा है। पानी गंदा हो रहा है, फूड चेन में घुस रहा है। क्या बोलते हैं उसको, पता है आपको? बायो मैग्निफिकेशन। पढ़ाई वाला टर्म किसी ने? बायो मैग्निफिकेशन। पढ़ना एनवायरमेंट के लिए बहुत, इसलिए बोलता हूँ जीएस पेपर 3 पर कमांड रखना बहुत जरूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ओशियन गाइस सिर्फ मछली का घर नहीं है, क्लाइमेट को रेगुलेट करता है। बहुत सारी चीजें, फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, पानी को प्यूरिफाई करता है। कितने सारे लोगों की आजीविका जो होती है वो इससे जो है वो जुड़ी होती है, ओशियन से, है कि नहीं बताओ? अगर ओशियन खराब हो रहा है तो डायरेक्टली अफेक्ट होता है राइट टू लाइफ, राइट टू हेल्थ, राइट टू वाटर एंड फूड, राइट टू कल्चर, स्पेशली कोस्टल कोस्टल कम्युनिटीज के लिए। तो ये एक बस सिंपल सा रेजोल्यूशन था, बाकी इसमें और कुछ ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, उतना कुछ खास है नहीं है। खास तो है बहुत, बट ये सब चीजें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। पढ़ने वाली बहुत बेसिक चीजें हैं। एनवायरमेंट पढ़ो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। जीएस पेपर 3 से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, वेटेज बढ़ रहा है उसका साल दर साल। कैप्चा, बता दो भाई, इसका कंप्यूटर का क्वेश्चन है, बता दो इसका आंसर आप ही लोग। कोई भी वेबसाइट खोलते तो बोलते हैं ना कैप्चा डालो फिर आगे बढ़ो, है। ये बॉट्स वगैरह को कंट्रोल करने के लिए होता है, रोबोट्स ना आए, ह्यूमंस आए। कई बार आपने ऐसे कैप्चास भी जो है वो देखे होंगे कि बताओ भाई कहाँ कहाँ पर रेड लाइट है, ट्रैफिक सिग्नल है, उसको मार्क करो, कहाँ कहाँ पर सीढ़ियां हैं, कहाँ कहाँ पर साइकिल है। आता है कि नहीं आता? वैसे ही कोई कैप्चा है। प्रोजेक्ट वर्षा लिख लेना, प्रोजेक्ट वर्षा। एक न्यूक्लियर सबमरीन बेस जो है वो क्रिएट किया जा रहा है, अंडरग्राउंड डॉकिंग टाइप का। समझ रहे हो आप? कि जमीन के नीचे न्यूक्लियर सबमरीन बेस। बेस जो है वो बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन रीजन पे हम लोग को देखने को मिल रहा है कि बनाया जाएगा, जो खतरे होते हैं उनसे सुलझने के लिए। ईस्टर्न मैरीटाइम जोन में, ईस्ट एरिया में, स्पेशली चाइना को काउंटर करने के लिए हम ये सबमरीन का बेस बना रहे हैं। सिंपल ये ध्यान में रखो, प्रोजेक्ट वर्षा के थ्रू। आईएनएस अरिधमन। ये SSBN क्या है? कोई बता सकता है इसका कमेंट बॉक्स पे आंसर? ये इसमें लिखा हुआ है, देखो। इसमें इन्होंने नहीं दिया, पर हिंदी में रहो दे दिया।
राइट। एस यानी कि सबमरीन। पनडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। बी मतलब बैलिस्टिक, नहीं यार ये कुछ और है। ये है सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। एस एस बी एन का फुल फॉर्म जो है वो लिख लेना। एस एस बी एन, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, न्यूक्लियर सबमरीन। सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, न्यूक्लियर सबमरीन। बैलिस्टिक मिसाइल के आगे न्यूक्लियर सबमरीन भी लिख लेना। एस एन, एस एस बी एन का फुल फॉर्म है ये। तो ये आईएनएस अरिधवन जो है वो एक बहुत ही एडवांस्ड सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर सबमरीन है, जो K4SL BMS कैरी जो है वो करती है। और ये अपनी एक्सटेंडेड रेंज के लिए और हायर पेलोड के लिए जो है वो जानी जाती है। लिख लेना इसके बारे में। और इंडिया के प्रोजेक्ट वर्षा से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, और आईएनएस अरिधमन से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, डिफेंस से रिलेटेड। ट्राई करना 150 वर्ड में इसका आंसर जो है वो देने की। चलिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही था। ये है हमारे ज्ञान सर। ज्ञान सर के ये बैचेस हैं गाइस, जरूर ज्वाइन करो, बहुत फायदा मिलेगा। जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी होती है। और हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ से भी बिलोंग कर रहे हो तो भी ज्वाइन करो। यूपी पीसीएस, बीपीएससी, यूके पीएससी वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, मेरा नाम है कमलाक्ष झा, साइन ऑफ करता हूँ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय श्री महाकाल।